अरे भाग्यवान, क्यों इधर से उधर चक्कर लगा रही हो? हमारा बेटा अब छोटा बच्चा नहीं रहा। आ जाएगा, वो लंदन गया है, कोई चांदनी चौक नहीं। हाँ बुढ़ऊ, मुझे पता है, लेकिन कई दिनों से उसका फोन नहीं लग रहा है, इसीलिए दिल बहुत घबरा रहा है। अगर दूसरे लड़कों की तरह उसने भी वहीं विदेश में किसी लड़की से शादी कर ली और हम सबको भूल गया तो हमारा क्या होगा उसके बगैर। अरे भाग्यवान, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। इतने में डोरबेल बजी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसका बेटा आदित्य एक अंग्रेजन लड़की के साथ शादी करके आया था। दोनों के गले में बरमाला पड़ी थी। आदित्य की माँ उन दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे आदित्य बेटा, तू और ये अंडे जैसी लड़की कौन है? मामी जी, मैं आपकी बहू हूँ। उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी सास बेहोश हो गई। आदित्य ने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। काफी देर बाद उसे होश आया। वो फिर से उठकर बैठ गई। अरे तुम तो इन दोनों को देखकर ऐसे बेहोश हो गई जैसे तुमने कोई ढरगुल्ला देख लिया हो। आदित्य बेटा, अगर तुझे इससे शादी करनी भी थी तो हमें बता देते, हम लोग लड़की देखने चलते, फिर धूमधाम से तेरी शादी करते। इतने में उसकी बीबी एलिना रोने लगी। अरे बहू, अब तुम क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, नाटक कर रही है। एलिना, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। माँ, पिताजी, अभी कुछ ही दिनों पहले एलिना के माता पिता के बीच डाइवोर्स हो गया था। उसकी माँ ने किसी दूसरे से शादी कर ली और वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। इसके पिता ने भी किसी दूसरी औरत से शादी कर ली और अमेरिका निकल गए। ये बेचारी लंदन में ही अकेली रह गई। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, अच्छे दोस्त थे, इसलिए मजबूरी में मुझे इससे शादी करनी पड़ी। इससे मुझे एक फ़ायदा भी हुआ कि मुझे वहाँ की नागरिकता मिल गई। विदेशी कल्चर मुझे इसीलिए पसंद नहीं है। देखना, एक दिन तुझे भी ये लड़की तलाक देकर कहीं निकल जाएगी। नहीं सासू माँ, मेरे बुरे वक्त में आदित्य ने ही मेरा साथ दिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। मैं इंडियन कल्चर के बारे में और भी जानना चाहती हूँ, इसीलिए अब मैं आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी। हाँ माँ, और मैंने अपना ट्रांसफ़र भी यहीं इंडिया में करवा लिया है। देखा, तुम फालतू में यूं ही घबरा रही थी। अब ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। तो ठीक है, हमारे यहाँ जब बहू पहली बार अपनी ससुराल आती है तो पहली रसोई की रस्म होती है। क्या तू तैयार है उसके लिए? हाँ माँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, इटालियन, सब कुछ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो तुझे देसी खाना बनाना पड़ेगा। ओके माँ जी। बहू, तुझे तो बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है। पापा, मैंने इसे हिंदी बहुत अच्छे से बोलना सिखा दिया है। खैर, एलिना किचन में गई और चारों तरफ देखने लगी। वेयर इज ओवन? ये वाला चूल्हा तो मुझे जलाना भी नहीं आता। तभी वहां उसकी सास आ गई। यहाँ तुझे ओवन नहीं मिलेगा और तू इस चूल्हे में भी खाना नहीं बनाएगी। तुझे देसी तरह से खाना बनाना पड़ेगा, वो भी देसी रसोई में। देसी रसोई पता है ना, उसमें मिट्टी का चूल्हा होता है। और माँ जी, यहाँ तो मुझे मिट्टी का चूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो भी तुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और मिट्टी का चूल्हा कैसे बनाया जाता है वो तुझे मैं नहीं बताऊंगी। यही तो तेरा टास्क है, तुझे देसी रसोई बनाकर देसी खाना बनाना पड़ेगा उसमें। ठीक है माँ जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, ले ले जितना टाइम लेना है, क्योंकि मुझे पता है तू देसी रसोई में देसी खाना नहीं बना सकती। जब तुझे ये वाला चूल्हा जलाना नहीं आता तो तू वो चूल्हा कैसे जलाएगी? खैर, एलिना अपने कमरे में चली गई। आदित्य दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। वो भी एलिना के कमरे में चला गया। सॉरी एलिना, एक्चुअली इंडिया की हर माँ ऐसी ही होती हैं, बुरा मत मानना। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतने में फिर से वहां पर उसकी माँ आ गई। ओए जोरू के गुलाम, ये मेरी बहू और मेरे बीच की बात है।
तू इसमें उसकी कोई मदद नहीं करेगा, समझा? चल बाहर जा और अपने दोस्तों से मिल जाकर, बहुत दिन बाद आया है तू। आदित्य बाहर अपने दोस्तों से मिलने चला गया। इधर उसके ससुर ने कहा, अरे भाग्यवान, क्यों तुम अपनी बहू को ऐसे परेशान कर रही हो? बेचारी लंदन से आई है, वो मिट्टी का चूल्हा कैसे बना पाएगी? और अगर बना भी लेगी तो फूकनी से फूक मारकर वो जलाएगी कैसे? तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो, ये सास बहू के बीच का मामला है। वहीं दूसरी तरफ एलिना भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने यूट्यूब पर मिट्टी का चूल्हा बनाना सीख लिया, उसे जलाना भी सीख लिया और तरह तरह के भारतीय व्यंजन बनाना भी सीख लिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है मिट्टी का चूल्हा बनाना। आज मैं अपने ससुराल वालों को छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। एलिना बाहर से ढेर सारी मिट्टी और बगीचे से कुछ सूखी लकड़ियां लाकर छत पर चली गई। वहां पर उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया। थैंक गॉड, चूल्हे का शेप तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब एक बार जल्दी से यह सूख जाए, फिर मैं खाना बनाना शुरू करूं। अभी छत पर भी धूप है, आई होप ये जल्दी सूख जाए। थोड़ी देर बाद जब चूल्हा सूख गया, तब उसने उसमें लकड़ी डाल दी और उसे जला दिया। ओह माय गॉड, इसका धुआं तो मेरी आंखों में छुप रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने ससुराल वालों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फिर उस मिट्टी के चूल्हे पर उसने सबसे पहले मस्त छोले की सब्जी बनाई, फिर मोटी मोटी रोटियां भी बना दी। रात होते होते उसने खाना बनाकर तैयार कर दिया। अरे बहू, ये मोटी मोटी रोटियां तो आजकल हमारे भारत में भी कोई नहीं बनाता, तूने कैसे बना ली? पापा जी, मैंने यूट्यूब पर देखकर सब कुछ सीख लिया। पहले बाहर से मिट्टी लाई, छत पर चूल्हा बनाया, फिर उसे सुखाया और बन गया खाना। खाकर बताइए कैसा लगा आप लोगों को? सबने खाना खाया और जब तक पूरा खाना खत्म नहीं कर दिया, वो लोग तब तक रुके नहीं। खाने के बाद, बहू आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया। मैंने तुझे इतना मुश्किल टास्क दिया था, फिर भी तूने उसे पूरा कर दिया। अगर इंडिया की कोई भी लड़की होती ना, तो वो शायद ऐसा नहीं करती, वो तो मुझे ताने ही मारने लगती। पर तू मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू माँ जी, आप बाहर से भले ही कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? इसी बात पर आज के बाद तो मिट्टी के चूल्हे में नहीं, बल्कि हमारे किचन में ही खाना बनाओगी। ठीक है, ये वाला चूल्हा जलाना मैं तुम्हें सिखा दूंगी, इसमें धुआं भी नहीं लगेगा। मैं देख रही थी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे थे, फिर भी तुमने खाना बनाना बंद नहीं किया। ये बात मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह एलिना ने देसी रसोई में देसी खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया और सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। राधिका पहली बार बिहार कर अपनी ससुराल पहुंची। भाभी क्या देख रही हो? अंदर आओ, गृह प्रवेश हो चुका है। अरे बहू, कहाँ खो गई? अंदर नहीं आना क्या? अरे सासू माँ, अंदर क्या आऊं? 2 कदम के बाद कमरा ही खत्म हो गया। इतना छोटा कमरा तो चींटी का भी नहीं होता होगा। राधिका, तुम भी किसी धन्नो सेठ की बेटी नहीं हो, तुम भी गरीब परिवार की लड़की हो। हाँ, मैं मानता हूँ हमारा घर छोटा है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी गरीब हूँ, लेकिन हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन है। गांव और शहर में अंतर होता है राधिका। जितनी जमीन में मेरा घर बना हुआ है ना, इतने पैसों में तो गांव में बहुत बड़ी जमीन मिल जाती है, पर शहर में नहीं मिल पाती। अब चलो, अंदर चलो। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आ गई। अंदर आने के बाद राधिका अपने कमरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। इतने छोटे से कमरे में मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी? इतने में वहां पर उसकी ननंद आ गई और बेड पर लेट गई। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो हर रोज यहीं पर सोती हूँ। बाहर जाओ, माँ तुम्हें रसोई घर में बुला रही हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। राधिका बाहर अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया।
बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। अब खाना बनाने की समस्या तो खत्म हो गई, क्योंकि पायल को तो खाना बनाना ही नहीं आता। माँ, भाभी के सामने तो कम से कम मेरी बेइज्जती ना करो। खैर, खाना पीना खाने के बाद अब बारी थी सुहागरात की। सारे बर्तन धोने के बाद राधिका जैसे ही कमरे में गई तो देखा वहां पर पायल और उसका पति दोनों ही मौजूद थे। अजय, आज हम दोनों की सुहागरात है। ये पायल यहाँ क्या कर रही है? बार बार हमारे कमरे में आ जाती है। जब तुम्हें पता है हमारे घर में बस एक ही कमरा है तो क्यों ऐसे बार बार सवाल पूछती हो? माँ तो बाहर खटिया डालकर सो जाएंगी, लेकिन पायल हमारे साथ ही सोएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? आज तो हमारी सुहागरात है। तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी तो सुहागरात कैसे होगी? अरे तुम सुहागरात की छोड़ो, सोना कैसे है सिर्फ इतना देखो। अरे पायल, जरा माँ की पुरानी साड़ियों को लेकर तो आओ। इस कमरे को 2 भागों में बांट देते हैं ताकि तुम्हें भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ भैया, अब तो यही करना पड़ेगा। पायल अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर आई। उन साड़ियों को अजय ने कमरे के बीचों बीच पर्दे की तरह टांग दिया, जिससे वो कमरा 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब एक तरफ पायल लेट गई और दूसरी तरफ राधिका और अजय। देखो राधिका, जल्दी जल्दी में मैंने शादी तो कर ली, लेकिन अभी सुहागरात नहीं बना पाएंगे। अरे, जब कमरा ही नहीं था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ही पिताजी पीछे पड़े थे कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, तो मैंने कर ली। अरे, आप लोग धीरे धीरे बोलोगे, आवाज यहाँ तक आ रही है। मुझे तो नींद ही नहीं आएगी ऐसे तो। तुम्हारी बहन कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती? तो आपने कौन सा मौन व्रत धारण कर रखा है भाभी? आप भी तो बकर बकर बोलती ही जा रही हो। अरे यार, अब तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? चुपचाप सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। अजय ने लाइट बंद कर दी और सब लोग सो गए। अगली सुबह राधिका ने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद अजय काम पर निकल गया। अब कमरे में थी पायल और राधिका। पर्दे के एक तरफ राधिका आराम कर रही थी, तभी दूसरी तरफ पायल ने जानबूझकर जोर जोर से थाली बजाना शुरू कर दिया। देखना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाभी को इतना परेशान कर दूंगी कि ये अपने मायके ही भाग जाएंगी। फिर मैं आजाद होकर अपने पूरे कमरे में रह पाऊंगी। पायल, तुम ये क्या कर रही हो? इतनी जोर जोर से थाली क्यों बजा रही हो? मेरे तो कान ही फटे जा रहे हैं। मैं अपनी बॉडी को हीलिंग कर रही हूँ। ये तरीका मैंने नया खोजा है अभी अभी। अच्छा, तो बताती हूँ तुझे। राधिका जोर जोर से मोबाइल पर गाने बजाने लगी और डांस करने लगी, लेकिन पायल की थाली की आवाज अभी भी उसे तेज आ रही थी, इसीलिए उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, मेरे भाई ने मुझे दहेज में स्पीकर दिया था। अब राधिका जोर जोर से स्पीकर में गाने बजाने लगी, जिससे पायल के कान फटने लगे और उसने थाली बजाना बंद कर दिया। भाभी, स्पीकर बंद करो, मेरे कान फटे जा रहे हैं। मैं भी थाली बजाना बंद कर देती हूँ। अब आई ना लाइन पे। खैर, दोपहर में खाना खाने का वक्त था। राधिका ने खाना बनाया और सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी, सासू माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ शांति से खाना खाने। ठीक है बहू। राधिका अपने कमरे में जाकर शांति से खाना खाने लगी। तभी पायल भी वहां आ गई और पर्दे की दूसरी तरफ वो भी खाना खाने लगी। तभी उसने जानबूझकर 1 जग भर के पानी जमीन पर पलट दिया, जिससे पूरा पानी राधिका की तरफ चला गया। ये क्या बदतमीजी कर रही हो पायल? मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, पूरा पानी भर गया है मेरी तरफ। अरे भाभी, धोखे से हाथ लग गया, उसमें मेरी क्या गलती? पानी ही तो गिरा है, कोई ज्वालामुखी तो नहीं है। तो ऐसे दोनों ननंद भाभी हर वक्त आपस में लड़ती रहती थी। पायल अपनी भाभी को जानबूझकर परेशान करती थी ताकि वो मायके भाग जाए, पर राधिका ऐसा नहीं करती थी। राधिका की सास इन सब से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन जब दोनों अपने कमरे में लड़ रही थी, तब, अरे तुम दोनों आपस में कुत्तों की तरह क्यों लड़ती रहती हो? पूरा मोहल्ला परेशान है, बाहर तक आवाज जाती है। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? बंद करो लड़ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। उसकी सास वहाँ से मोहल्ले में किसी के घर चली गई।
इधर दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के बाल नोचने लगी। भाभी, आज मैं तुम्हारे बाल नोचकर मैं तुम्हें गंजी बना दूंगी, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से गंजा बनाऊंगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। छोड़ो मेरे बाल। भाभी, छोड़ मेरे बाल, चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे बाल। तभी पायल ने इतनी जोर से धक्का मारा जिससे राधिका गिरकर वहीं बेहोश हो गई। अब पायल की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से पानी लाई और उसके चेहरे पर डालने लगी, लेकिन उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। भाभी, आंखें खोलो। हे भगवान, भाभी को पता नहीं क्या हो गया, इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा। भैया भी नहीं है, माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब मुझे ही इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। पायल किसी तरह राधिका को पास की क्लिनिक में लेकर गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। पायल ने फोन करके अजय और अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया। इनके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही गहरा असर हुआ है और गर्मी की वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी पड़ गई है। इन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, भाभी की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं भाभी को खून दूंगी। डॉक्टर ने पायल का खून राधिका के चढ़ाया। 2 दिन बाद वो ठीक हो गई और ठीक होने के बाद सब उसको घर लेकर आ गए। भाभी, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी और ये बीच का पर्दा भी हटा दो। चलो, अब कम से कम एक घटना की वजह से तू सुधर तो गई। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने तो इसकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। जैसे मैं अपनी छोटी बहन से लड़ती थी वैसे ही इससे भी लड़ लेती थी। चलो, अब इसी बात पे मैं एक खुशखबरी तुम्हें देता हूँ। मेरा लोन पास हो चुका है। कल से ही मैं मकान बनाना शुरू करूँगा। कुछ ही महीनों के बाद अजय ने अपना अच्छा सा घर बनवा लिया जिसमें 3 कमरे थे। घर बनने के बाद पहली बार उनकी सुहागरात हुई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।